नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट नंबर 6 के बारे में, जो कि हमारे चैनल द्वारा कराए गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन टेस्ट 5 का सोल्यूशन भी है। बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस NCVT और SCVT परीक्षाओं में आधारित प्रश्न हैं और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सपेंशन ऑफ ATM इज, मतलब ATM का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एसिंक्रोनस टेलर मशीन, ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी है ऑटोमेटेड टाइम मशीन, ऑप्शन डी है ऑटोनॉमस टाइम मशीन। तो ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 2 है द एक्सपेंशन ऑफ SIDO इज, मतलब SIDO का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो SIDO का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लघु उद्योग विकास संगठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। SIDO का पूर्ण रूप होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स। इसका क्या मतलब है? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट KYC मानकों को पूरा नहीं करता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि KYC क्या होता है। KYC यानी कि नो योर कस्टमर, यह एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बैंक और कुछ वित्तीय कंपनियां अपने ग्राहकों को पहचानती हैं, उनके पहचान की पुष्टि करती हैं। और इस प्रक्रिया में बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी अपने ग्राहकों से कुछ फोटो ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ लेते हैं और उनकी पहचान करते हैं। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वोटर ID कार्ड, जो कि एक फोटो ID प्रूफ है और ये KYC नॉर्म्स के लिए एक्सेप्टेबल है। फिर सेकंड ऑप्शन बी है राशन कार्ड, जो कि एक एड्रेस प्रूफ की तरह ट्रीट किया जाता है और ये भी KYC नॉर्म्स के अंतर्गत एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन सी है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये भी एक एड्रेस प्रूफ है, इसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, तो ये भी KYC नॉर्म्स के अंतर्गत एक्सेप्टेबल होता है। ऑप्शन डी है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो होता है वो आपकी वार्षिक आय का एक प्रमाण होता है कि आपकी कितनी एनुअल इनकम है, कितनी वार्षिक आय है। तो ये डॉक्यूमेंट KYC नॉर्म्स के अंतर्गत एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनकम सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, मतलब भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टेलीग्राफ, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है ऑसिलोग्राफ, ऑप्शन डी है बारग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन PDCA साइकिल P स्टैंड फॉर, मतलब PDCA चक्र में P का क्या मतलब है। तो पहले मैं आपको PDCA साइकिल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। PDCA साइकिल 4 चरणों से मिलकर बनी एक प्रबंधन विधि या मैनेजमेंट मेथड है, जिसका उपयोग इंडस्ट्रीज में या किसी संस्था में किया जाता है। और यहाँ P का मतलब होता है प्लान, D का मतलब होता है डू, C का मतलब होता है चेक और A का मतलब होता है एक्ट और एडजस्ट। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोसेस, ऑप्शन बी है प्लान, ऑप्शन सी है प्रॉब्लम, ऑप्शन डी है प्रोसीजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्लान। PDCA साइकिल में P का मतलब होता है प्लान। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO, मतलब ILO का पूर्ण रूप क्या है।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, ऑप्शन डी है इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो ILO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और इस संगठन का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों के लिए नियम बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 3R, मतलब इनमें से कौन सा 3R का एक भाग नहीं है। तो पहले मैं आपको 3R रूल के बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। 3R रूल का उपयोग वेस्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रिड्यूस, ऑप्शन बी है रिसाइकल, ऑप्शन सी है रीजनरेट और ऑप्शन डी है रीयूज। तो गिवन ऑप्शन में रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज ये तीनों ही 3R के पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया है, जबकि रीजनरेट 3R का भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रीजनरेट। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, मतलब उत्पादन को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आउटपुट अपॉन इनपुट, ऑप्शन बी है इनपुट अपॉन आउटपुट, ऑप्शन सी है आउटपुट अपॉन स्किल ऑफ वर्कमैनशिप और ऑप्शन डी है इनपुट अपॉन स्किल ऑफ वर्कमैनशिप। तो प्रोडक्शन को आउटपुट और इनपुट के रेशियो के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन का अर्थ होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, जहां आउटपुट का मतलब होता है तैयार माल से और इनपुट का मतलब होता है कच्चा माल से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आउटपुट अपॉन इनपुट। प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। क्वेश्चन नंबर 9 है करिकुलम विटाए इज ऑल्सो नोन एज, मतलब करिकुलम विटाई यानी कि CV को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रेज्यूमे, ऑप्शन बी है जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी है कवर लेटर और ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेटर। तो करिकुलम विटाई यानी कि CV को रेज्यूमे या रेज्यूम भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेज्यूम या रेज्यूमे। क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हैज हर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब शी हैज हर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इस सेंटेंस में कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। तो सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है हर सेल्फ, और ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऑप्शन ए है माई सेल्फ, ऑप्शन बी है हर सेल्फ, ऑप्शन सी है हिम सेल्फ, ऑप्शन डी है इट सेल्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हर सेल्फ। शी हैज हर्ड हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड दे फिल इन द ब्लैंक्स गुड फ्रेंड्स। तो जो दे है उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। दे एक प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आर और वर का यूज होता है। आर का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में और वर का यूज होता है पास्ट टेंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर। दे आर गुड फ्रेंड्स। इज, एम और वॉज का यूज सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। वी फिल इन द ब्लैंक्स टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो फ्यूचर टेंस में विल या शैल का यूज होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है वेंट, ऑप्शन बी है आर गोइंग, ऑप्शन सी है हैड गॉन, ऑप्शन डी है विल गो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, मतलब इनमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। कार्डिनल नंबर वह नंबर होता है जो किसी समूह में किसी वस्तु की संख्या के बारे में तो बताता है, लेकिन उस समूह में उस वस्तु के क्रम या ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है कि उस वस्तु का उस ग्रुप में पोजीशन क्या है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी कार्डिनल नंबर है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 5 जो कि एक कार्डिनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5।
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही रोमन पद्धति में लिखे गए नंबर्स हैं। ऑप्शन बी रोमन पद्धति में लिखा गया 5 है, ऑप्शन सी रोमन पद्धति में लिखा गया 7 है और ऑप्शन डी रोमन पद्धति में लिखा गया 11 है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन इज नॉट अ कंजंक्शन, मतलब इनमें से कौन सा एक कंजंक्शन नहीं है। तो कंजंक्शन क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। कंजंक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, ये सभी कंजंक्शन है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एंड, ऑप्शन बी है और, ऑप्शन सी है बट और ऑप्शन डी है इन। तो गिवन ऑप्शन में एंड, और बट ये तीनों ही कंजंक्शन है, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इन। इन एक प्लेस प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 15 है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, मतलब सीपीयू किन चीजों से मिलके बना होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑप्शन बी है स्टोरेज डिवाइस एंड एएलयू, ऑप्शन सी है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और ऑप्शन डी है इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो कंट्रोल यूनिट और एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बना होता है और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। सीपीयू कंट्रोल यूनिट सीयू तथा एएलयू से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, मतलब कंप्यूटर का वह नेटवर्क जो कि रीजनल, नेशनल या ग्लोबल स्तर पर फैला हो उसे क्या कहते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी है मैन, ऑप्शन सी है वैन और ऑप्शन डी है कैन। तो वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत ही बड़े स्तर पे फैला हुआ कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वैन। कभी कभी एग्जाम में लैन, मैन और कैन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दे रही हूँ। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और कैन का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। और ये तीनों ही नेटवर्क टाइप वैन से छोटे स्तर के नेटवर्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, मतलब इनमें से कौन सी कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो गिवन ऑप्शन में स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये तीनों ही कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर को इनपुट या कमांड प्रदान किया जाता है, जबकि प्रिंटर कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है और इसके द्वारा कंप्यूटर अपना आउटपुट या रिजल्ट शो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन इज नॉट अ सर्च इंजन, मतलब इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिसके द्वारा हम किसी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और हम उसे गूगल पे अगर टाइप कर देते हैं तो हमें ढेर सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह गूगल क्या हुआ? एक प्रकार का सर्च इंजन हुआ। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन ए है याहू, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन डी है बिंग। तो गिवन ऑप्शन में याहू, गूगल और बिंग ये तीनों ही सर्च इंजन है। इनमें हम किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं और ढेर सारी जानकारी हमें मिल जाती है। जबकि फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और ये लोगों को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फेसबुक। फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 निब्बल इज इक्वल्स टू, मतलब 1 निब्बल किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 बिट्स, ऑप्शन बी है 4 बिट्स, ऑप्शन सी है 8 बिट्स और ऑप्शन डी है 16 बिट्स। तो 1 निब्बल इज इक्वल्स टू होता है 4 बिट्स। एक निब्बल 4 बिट्स के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर,
मतलब इनमें से किसे कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग कहा जाता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। मैंने अभी आपको बताया कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सीपीयू। कीबोर्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है और हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन इज नॉट इन एक्टिव वॉइस, मतलब इनमें से कौन एक एक्टिव वॉइस में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इनमें से कौन सा एक पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव वॉइस में नहीं है मतलब किस में होगा? वो पैसिव वॉइस में होगा। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि पैसिव वॉइस को पहचानने का या पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस है कि नहीं, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसमें बाई लगा होता है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, ऑप्शन बी है शी वॉज रीडिंग अ बुक, ऑप्शन सी है हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस और ऑप्शन डी है आई हैव सीन दैट मूवी। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सी में बाई का यूज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है इसलिए ये एक्टिव वॉइस में नहीं होगा, बाकी सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू पीसी, मतलब टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 23 है फिजिकल हैजार्ड्स इंक्लूड, मतलब भौतिक खतरों में शामिल है। तो पहले हम जान लेते हैं कि खतरों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो खतरों को बेसिकली 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भौतिक खतरे या फिजिकल हैजार्ड्स, दूसरा है जैविक खतरे या बायोलॉजिकल हैजार्ड्स और तीसरा है रासायनिक खतरे या केमिकल हैजार्ड्स। तो सभी प्रकार के खतरों को हम इन्हीं 3 खतरों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हीं 3 खतरों के अंतर्गत सभी प्रकार के खतरे आते हैं। तो ऑप्शन ए यानी कि वायरस जो है वो एक, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, और ये एक जैविक खतरे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी पैरासाइट यानी कि परजीवी, ये भी जैविक खतरों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इम्प्रॉपर टेम्परेचर, मतलब कि अनुचित तापमान, ये एक फिजिकल हैजार्ड है, भौतिक खतरों के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन डी है प्रॉपर टेम्परेचर यानी कि उचित तापमान, ये कार्य करने के लिए ये एक उचित परिवेश है, तो ये किसी भी प्रकार के खतरे के अंदर नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इम्प्रॉपर टेम्परेचर, अनुचित तापमान एक फिजिकल हैजार्ड या फिर भौतिक खतरा है। क्वेश्चन नंबर 24 है द ईपीएफ एंड एमपी एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, मतलब ईपीएफ और एमपी एक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ईपीएफ एमपी एक्ट की स्थापना हुई थी 1952 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1952। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल, मतलब इनमें से कौन सा क्वालिटी सर्कल में प्रयोग किया जाने वाला बेसिक टूल नहीं है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हिस्टोग्राम, ऑप्शन बी है पेरेटो चार्ट, ऑप्शन सी है चेक शीट और ऑप्शन डी है टॉर्क रेंच। तो जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से हिस्टोग्राम, पेरेटो चार्ट और चेक शीट, ये तीनों ही क्वालिटी टूल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि टॉर्क रेंच का प्रयोग नट बोल्ट को कसने या खोलने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टॉर्क रेंच। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एससीवीटी और एनसीवीटी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में इन प्रश्नों की पीडीएफ कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।